नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सैलरीड पर्सन कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि ITR 1 फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस अपन सीखेंगे। आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इसके साथ साथ फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन कौन इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल कर सकता है और कैसे इसको फाइल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें ITR फॉर्म 1 कौन कौन फाइल कर सकता है, तो सैलरीड पर्सन इसको फाइल कर सकते हैं जिसकी टोटल इनकम एक साल की जो है वो 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आप ITR फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो सकती है। यानी कि सपोज आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी, आपने उसको किराए पर दे रखा है, तो वहाँ से आपको जो रेंट इनकम हो रही है वो भी अगर आपको होती है तो उस केस में भी आप ITR फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है 5,000 रुपये तक की एक साल में, तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। और आपकी अदर सोर्सेज से कोई भी छोटी मोटी इनकम होती है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई, ऐसी कोई भी आपकी इनकम होती है तो आप ITR फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम है तो आप ITR फॉर्म 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप अपना ITR फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है, incometax.gov.in, और यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है तो अपन लॉगिन कर लेते हैं। अपन यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो जल्दी से अपन लॉगिन करने के बाद मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है, आप यहाँ से ही डायरेक्ट क्लिक करके फाइल नाउ कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाता है तो आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का, और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का। इस पर क्लिक कर लेंगे और अपना ITR फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का। अभी अपन जो ITR फाइल कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, और उसको ही असेसमेंट ईयर 22-23 बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट असेसमेंट ईयर आपको बता दिया जाएगा। आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और अपन ऑनलाइन तरीके से अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए आपने कोई प्रोसेस बीच में बंद कर दिया होगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप वहीं से आगे रिज्यूम भी कर सकते हैं, वरना अपन न्यू फाइलिंग के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इधर आप देखेंगे सबसे पहले आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कौन सी ITR फाइल करनी है, 1 या फिर 4। तो अभी अपन 1 की बात कर रहे हैं। 4 के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ITR 1 सेलेक्ट करके अपन प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखा रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहने चाहिए। अब देखिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास फॉर्म 16 होगा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी सैलरी स्लिप में से भी देखकर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फॉर्म 26AS आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको रेडी रखना है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आपको याद नहीं होती है लेकिन पिछले पूरे साल में आपने करी होती है, तो वहाँ पर आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास रेडी रहना चाहिए। और डोनेशन वगैरह आपने पूरे साल भर में कोई करी है एलिजिबल डोनेशन, तो उसकी भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, उसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट यानी कि रेंट की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि वहाँ से आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने करे हैं प्रीमियम या फिर कोई भी यूलिप वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है, उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने होते हैं, लेकिन आपको रेडी इसलिए रखने हैं ताकि आप फिगर वहाँ से देखकर सही सही डालें, आप अपनी तरफ से अजम्पशन करके गलत फिगर ना डालें। अब इसको अपन क्लोज कर देते हैं और अपन लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाएगा किस लिए आप अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपये से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ये वाला सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। लेकिन 2.5 लाख से भी कम इनकम है और आप चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। बीच में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप इन कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं तो उसके लिए भी आपको ITR फाइल करना होगा। कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर अब देखिए आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको उसमें फिर भी कोई गलती लगती है तो आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
आप किस तरह के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं। जो भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आप वो सेलेक्ट करेंगे। नहीं होता है कोई भी ऑप्शन तो आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रखना है क्योंकि अपन ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये नोटिस के लिए है, अगर आपको नोटिस आया है उसके रेस्पॉन्स में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 115 BAC यानी कि न्यू रिजाइम आपको ऑप्ट करना है क्या। अगर आप न्यू रिजाइम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। इसीलिए अपन रिकमेंड करेंगे ओल्ड रिजाइम ही ऑप्ट करें और इसको नो कर दें। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी है, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब की डिटेल दे देनी है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। अगर आप कुछ बैंक की डिटेल नहीं देते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जितने ही बैंक अकाउंट है आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है बस। बाकी एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए जिसमें आप अपना रिफंड ले सकते हैं अगर आपका रिफंड बनता है। इसीलिए तो आपको नीचे आ जाना, ये सारे ऐड करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, तो अपन को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी आपके फॉर्म 16 में से। और अगर आपकी यहाँ पर सैलरी की डिटेल फिर भी ऑटोमेटिक नहीं आती है तो आप इसको मैनुअल डाल सकते हैं। मैनुअल कैसे डालना है, आपको अपना फॉर्म 16 ओपन करना है या फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप में से डिटेल लेनी है और आपकी जो जो ग्रोस सैलरी है वो आपको डालते जाना है। जैसे कि आप इस पर एडिट करेंगे ग्रोस सैलरी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी, यहाँ पर परक्यूजिट्स और यहाँ पर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो जो आपको मिला है आपके फॉर्म 16 में होगा या आपकी सैलरी स्लिप में होगा। तो चलिए अपने सामने फॉर्म 16 ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म 16, इसमें ये फिगर दे रखा है सैलरी का 5,09,233 रुपये। तो यहाँ पर अपन वो डाल देते हैं 5,09,233 रुपये। यहाँ पर अगला आएगा परक्यूजिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 वाला, ये आप देख सकते हैं सेक्शन। यहाँ पर आप 11,413 रुपये डाल देंगे, 11,413 रुपये। इसके बाद ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में कुछ भी अमाउंट नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म 16 में 0 है तो यहाँ पर अपन 0 कर देते हैं। तो ये सब फिगर हो गए। इसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे, ये आपके काम का नहीं है। इधर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस वाला ऑप्शन देखना है, यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की डिटेल ऐड करनी है। अब देखिए अपने फॉर्म 16 में यहाँ पर अलाउंसेस जो दे रखे हैं वो एग्जेम्प्ट बता रखे हैं अंडर सेक्शन 10। टोटल अमाउंट यहाँ पर दे रखा है 50,402 रुपये। अब फॉर्म 16 के अंदर ही आपको इसका बाइफर्केशन भी मिल जाएगा, ये 50,402 रुपये किस किस का है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं एग्जेम्पशन दे रखी है अपने को 50,402 रुपये की बाइफर्केशन। कन्वेंस एग्जेम्पशन है 15,787 रुपये, HRA है 34,615 रुपये। तो ये दोनों डिटेल अपने को डाल लेनी है, कन्वेंस और HRA। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड और हाउस रेंट, यहाँ पर आपको HRA की डिडक्शन मिल जाएगी। HRA वाला फिगर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कितना है 34,615 रुपये, 34,615 रुपये। यहाँ पर अपन ने ये फिगर डाल दिया और आपको ऐड करके दूसरा वाला फिगर भी डाल लेना है, क्या है कन्वेंस एग्जेम्पशन 15,787 रुपये का। तो ये वाला आप सेक्शन देख सकते हैं 10 14 सब सेक्शन 2, ये वाला सेक्शन आपका कन्वेंस अलाउंसेस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो फिगर डाल देना है। उसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप वो वाला अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 15,787 अपन डाल देते हैं। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, और भी आपके जो भी हैं आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी नेट सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ग्रोस सैलरी में से आपकी एग्जेम्पशन माइनस कर दी जाएगी और आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, तो नेट सैलरी में से भी 50,000 की डिडक्शन मिलेगी और सैलरी हेड में आपकी जो इनकम चार्जेबल होगी वो वाली ये हो जाएगी। उसके बाद में कोई आपने प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे किया है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर 2100 रुपये का अपन ने टैक्स पे किया है, तो अपन ये 2100 रुपये की भी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। यहाँ पर ये 2100 की भी डिडक्शन क्लेम हो गई और अपना टैक्सेबल इनकम जो है वो 4,18,144 आ गया है और कम हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 4,68,144, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं की गई है, इसीलिए ये 50,000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे, आपको इसको सेव कर देना है। ये सैलरी की डिटेल कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ऐड ब्रेकअप पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप जरूर से क्लेम कीजिएगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो वहाँ से आपको रेंट इनकम हो रही होगी तो वो डिटेल भी आपको कंपलसरी देनी चाहिए। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है या फिर लेट आउट हो सकती है। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है और उसके ऊपर आपने लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए डाल देंगे अगर आपने लोन ले रखा है और उस पर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तभी। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई फिगर नहीं डालना है, आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने किराए पर दे रखी है, लेट आउट है, तो आप लेट आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको जो भी रेंट इनकम आ रही है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। रेंट इनकम डालने के बाद में आपने कोई भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं यहाँ पर वो फिगर डाल के, और उसके बाद में आपका नेट अमाउंट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। और जो रेंट इनकम होती है उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 30% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और उस पर भी आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो उस पर यहाँ पर भी आप 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि रेंट इनकम में से आप डिडक्शन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और रेंट इनकम नहीं है तो आप सैलरी इनकम में से भी डिडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी रेंट इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लोन नहीं है, तो अपन इसको कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करके अपन बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया। थर्ड नंबर पर ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अपन अदर सोर्सेज की इनकम डाल देते हैं। अब अदर सोर्सेज में आपके सामने क्वेश्चनरीज आएगी, ये देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसको यस करिए और वहाँ पर अपना फिगर डालते चलिए। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है, यस करिए, जितना आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। अपन यहाँ पर फिगर डाल देते हैं 5,000 रुपये। ये एस्टिमेटेड फिगर है, एक्चुअल नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना सही फिगर ही डालें। पोस्ट ऑफिस वगैरह से आपसे कहीं से भी कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे थे, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बैंक में कोई डिपॉजिट हो तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे यस करके। नहीं है तो आप इसको नो पढ़े रहने दें। और उसके बाद में आपका पिछले साल का कोई इनकम टैक्स रिफंड आया है इस साल में तो उसको भी आपको यस करके वो फिगर डाल देना है कितना आपका रिफंड आया है। नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। फिर देखिए इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। अगर आपने PF में कंट्रीब्यूशन कर रखा था, वहाँ से कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल डाल देंगे कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर बना है। और ये देखिए नीचे आपके सामने और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, आप उसको सेलेक्ट करिए और उसमें अपना फिगर डाल दीजिए। फैमिली पेंशन है, किसी फैमिली मेम्बर की पेंशन आपके अकाउंट में आई है आपके पास, तो आप वो यस करके आप डाल सकते हैं, या फिर नहीं आई तो आप इसको नो कर सकते हैं। कोई भी और अदर है तो आप यस करेंगे, आप यहाँ पर बता सकते हैं कई तरीके से आपकी वो इनकम आई है। कोई डिविडेंड इनकम है तो यस करके आपको डिविडेंड इनकम भी जरूर से बता देनी है। और डिविडेंड इनकम जो है वो आपको बाइफर्केशन में बतानी होती है, कौन से पीरियड की वो जो डिविडेंड इनकम है आपको मिली है। और उसके बाद में आपको सिंपली नीचे आना है और कंटिन्यू कर देना है। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई है 4,23,155 रुपये। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, यानी कि कुछ ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो अगर आपकी वो इनकम है तो वो आपको यहाँ पर बतानी जरूर चाहिए। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम होती है उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर से देखिएगा। और उस सोर्सेज में अगर आपकी कोई इनकम हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन सी है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेबल होता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एग्रीकल्चर इनकम है अगर आपकी 5,000 रुपये तक तो वो एग्जेम्प्ट होती है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम दिखा सकते हैं, जो भी आपको मिली है वो आप यहाँ पर डालकर वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको फिगर डाल के ऐड करते जाना है। जितने भी ऑप्शन हैं आप सारे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अपना कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम वाला ऑप्शन नहीं है तो अपन ने ये ग्रोस टोटल इनकम की कैलकुलेशन पूरी कर ली है। इसके बाद में अपने को कंफर्म कर देना है। ये ग्रोस टोटल इनकम वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बारी आती है टोटल डिडक्शन की। अब देखिए डिडक्शन आपको जो जो मिलती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए ताकि आप अपना टैक्स कम से कम बना पाएँ। अब वैसे तो आप अपना देखेंगे यहाँ पर 4,23,000 रुपये में अपना कोई टैक्स बनता नहीं है, तो फिर भी अपन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहें तो 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए आपने कोई डोनेशन किया है एलिजिबल, तो यस करके आपको उसका शेड्यूल अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जहाँ डोनेशन करते हैं वो कंपनी आपके पैन कार्ड पर वो रसीद इशू करती है,
वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाती है तो वो आपके पोर्टल में अपने आप शो करेगा। नहीं किया है तो आप इसको नो कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी आपने डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है। 80 की भी आपको डिडक्शन मिलती है। 80 क्या होता है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से HRA नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप अपने जहाँ पर भी रहते हैं और अगर आप रेंट पे करते हैं ना तो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर यस करके 60,000 रुपये तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1 साल में। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं PPF वगैरह में आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसको बोला जाता है सेक्शन 80C की डिडक्शन। तो 1.5 लाख रुपए तक की आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तभी लेवें, अदरवाइज आप इसको गलत डिटेल ना फिल करें। अपन नो कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको NPS में एडिशनल डिडक्शन मिलती है 50,000 की। ये भी अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है तो अपन इसको नो कर देते हैं। अगर आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हैं 50,000 की। उसके बाद में 80D की डिडक्शन है जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होना चाहिए, उस प्रीमियम की रसीद में से देखकर ही आपको फिगर फिल करना है। और हेल्थ चेकअप के ऊपर भी 5,000 रुपये तक की लिमिट होती है तो वो भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शेड्यूल अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आपने एजुकेशन लोन ले रखा था खुद के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए तो उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी भी डिडक्शन आपको मिलती है। तो आप यस करके वो डिडक्शन अमाउंट भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे और अगला ऑप्शन है 80TTA का, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का होता है। अपन ने सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट दिखाया था 5,000 रुपये का, तो उसकी भी आप डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है कोई और आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, येस या नो आप कर सकते हैं सेलेक्ट और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए जो जो आपने ऑप्शन यस करे थे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। 80D के अंदर आपको डिडक्शन लेनी है, कितने रुपए की लेनी है वो आपको यहाँ पर फिगर डालना है। सेल्फ की आप अपने ऊपर 25,000 रुपये तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 रुपये तक की भी डिडक्शन ले सकते हैं। और आपके पेरेंट्स जो है वो उनकी भी आप 25,000 की डिडक्शन ले सकते हैं, और वो भी अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये की। तो अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो आपके पेरेंट्स भी ऑटोमेटिकली सीनियर सिटीजन होंगे, तो उस केसेस में आप टोटल मिलाकर 1 लाख रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। तो यहाँ पर आप सेक्शन 80D की डिटेल डाल सकते हैं। अपना कोई भी डिडक्शन नहीं है तो अपन इसको हटा देते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर और जो भी आपके सामने ऑप्शन है उनकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी ऑप्शन आ जाएंगे। 80GG का आ जाएगा रेंट पेड के लिए, 80GGA का आ जाएगा, जितने भी डिडक्शन के सेक्शन हैं वो सारे आ जाएंगे। जहाँ पे भी आपको पता है, आपने ऑलरेडी हमारी वीडियो अगर देख रखी होगी तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, सारी तरह की डिडक्शन एक्सप्लेन कर रखी है, कहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने पिछले साल में कोई बेनिफिट नहीं लिया तो इस साल में ज़रूर से उनका बेनिफिट लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन 80TTA वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अपन सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में अपन ने 5,000 रुपये की इनकम दिखाई थी तो अपन 5,000 की वो एग्जेम्पशन भी यहाँ पर क्लेम कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं अपनी 80TTA की डिडक्शन ऐड हो गई है 5,000 रुपये की। और उसके अलावा आपकी जो भी डिडक्शन है आप सभी ऐड कर लेंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे। ये हो गया डिडक्शन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स पेड का। अब देखिए आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके सैलरी में से हर महीने TDS कटता होगा, और वो जो TDS है वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा गवर्नमेंट को जमा किया जाता होगा, और वो यहाँ पर आपको शो कर देगा जितना आपका पूरे साल भर में TDS डिडक्ट हुआ था। वो डिटेल आपको AIS में भी मिल जाएगी, फॉर्म 26 AS में भी मिल जाएगी। और आपको AIS फॉर्म भी चेक कर लेना है, उसमें आपकी जो जो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपको चेक कर लेना है। वो ट्रांजेक्शन को आपको ज़रूर से इसमें डालना है। यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपको डिविडेंड इनकम हुई है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो डिविडेंड इनकम बताना जरूरी है, क्योंकि AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा है और आप ITR में नहीं दिखाते हैं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ITR में सारी डिटेल दिखानी है जो आपके फॉर्म AIS में और फॉर्म 26 AS में शो कर रही है। तो यहाँ पर आपको वो TDS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके एम्प्लॉयर ने जो भी TDS पे किया है यहाँ पर दिख जाएगा। और कोई भी आपने अपनी तरफ से कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, आपने अपनी तरफ से एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर शो कर देगा। नहीं करता है तो आप इस पर शो मोर करके ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से मैनुअली भी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने जब भी टैक्स पे किया था तो उसका चालान नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से BSR कोड और चालान नंबर डाल के आप वो फिगर डाल सकते हैं। क्योंकि सिस्टम में अपलोड होने में 1-2 दिन लग सकते हैं, तो आपने अगर रिसेंटली पे किया होगा तो हो सकता है नहीं शो करे, वरना यहाँ पर शो कर जाएगा। और शो नहीं कर रहा है तो आपको मैनुअली
ऐड कर देना है। तो अपनी तरफ से जितना भी टैक्स पे किया गया होगा अभी तक वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी, आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में ये हो गया टोटल डिडक्शन वाला, टोटल टैक्सेस पेड वाला ऑप्शन कंप्लीट। अब लास्ट आता है ऑप्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी का। टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी आपका कितना अब टैक्स बनता है। जैसा कि आपको देखा आपने 4,23,000 रुपये अपनी इनकम थी, 5,000 रुपये की अपने इस पर भी डिडक्शन क्लेम कर ली तो 4,18,140 रुपये, इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है 10 के फिगर में, तो 4 रुपये यहाँ से कम कर दिया गया है। अब इसके ऊपर अपना टैक्स बनता है 8,407 रुपये, लेकिन जो रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंदर, यानी कि 5 लाख रुपए से कम इनकम है तो आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल जाएगी। तो सपोज आपकी इनकम 5 लाख रुपए थी यहाँ पर, तो उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा 12,500 पे आपको पूरी की पूरी यहाँ पर रिबेट मिल जाएगी और आपका जो नेट टैक्स पेबल आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जैसे कि अपना देख सकते हैं इस केस में जीरो आ गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी टैक्स और पे नहीं करना है, जो आपका टैक्स आएगा यहाँ पर जीरो, उस जो भी आपका टैक्स आता है, आपका सपोज कोई फिगर आता है तो उसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड किया जाएगा और उसके बाद में टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अपने केसेस में जीरो है, कोई भी अपना रिलीफ वगैरह नहीं है। अब ये इंटरेस्ट होते हैं, अगर आप लेट पे कर रहे हैं, सपोज आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, और अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो यहाँ पर आपको टैक्स के ऊपर लेट फीस वगैरह भी चार्ज होती है। अपना जीरो है, सब कुछ जीरो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आप देखेंगे पेमेंट करना है अपने को 0 रुपये का, तो आप इसको प्रिंट लेना चाहें यहाँ पर आप प्रिंट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप इसको अगर फाइल नहीं करना चाहते हैं अभी तो आप इसको सेव करके भी छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद में आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट करने का। अब यहाँ पर आपको इस पर टिक कर लेना है और ये पूरी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई रिटर्न करने का, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो सही आई है ना। अगर आपसे कहीं पे कोई गलती से कुछ गलत टाइप हो गया तो उसको यहाँ पर आपको फिर से चेक कर लेना है, और उसी के साथ साथ इसमें जो आपका बैंक अकाउंट है उसको भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपका अगर रिफंड बनता है तो वो आना होगा, और अगर वो ही गलत होगा तो आपका उसमें रिफंड आना दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आप चेक करने के बाद नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और आपकी रिटर्न वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको बस ई वेरीफाई करने का ऑप्शन पेंडिंग रहता है। अब देखिए आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का अगला ऑप्शन है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करके अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसी समय उसको ई वेरीफाई कर लिया करें, या फिर कुछ दिन के अंदर ही जल्दी से जल्दी ई वेरीफाई कर लिया करें। अगर आप उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं 120 दिनों के अंदर तो आपकी जो आईटीआर है, आपने जो भी फाइल करी है वो इनवैलिड हो जाती है। तो उसके लिए इसका मतलब ये होता है कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं करी। तो इतना फाइल करने के बाद में ई वेरीफाई नहीं करना मतलब एक बहुत बड़ी गलती करना होता है। तो यहाँ पर आप फाइल करके एक बार सबमिट करके छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। उसके बाद में आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, और अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो उस पर आपको क्लिक करके आधार ओटीपी की मदद से ई वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका आधार ओटीपी लिंक नहीं है तो आपको यही सजेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी आधार ओटीपी लिंक करवाएं और उसके बाद में इसको ई वेरीफाई कर लेवें। अदरवाइज आपको फिजिकल फॉर्म है जो वो बेंगलुरु सेंड करना पड़ता है, तो इतना प्रोसेस करने से अच्छा है आप आधार ओटीपी लिंक करवा ही लें और अपने मोबाइल के थ्रू इसको ई वेरीफाई कर लें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।